अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया दिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। साइंसदान काफी वक्त से चांद की फार साइड से लाए गए मिट्टी और पत्थरों के सैंपल्स का मुतालिया कर रहे हैं। हाल ही में साइंसदानों को इन सैंपल्स का मुतालिया करने पर यह बात मालूम हुई है कि चांद की वो साइड जो मुसलसल जमीन से दूसरी तरफ मौजूद है और जमीन से दिखाई नहीं देती, वहाँ पानी के ज़खायर इस साइड के मुकाबले में कम है जिसे जमीन से देखा जा सकता है। साइंसदान इस वक्त पत्थरों और मिट्टी के जिन नमूनों पर रिसर्च कर रहे हैं, इन्हें चाइना के शेंगे 6 या CE6 मिशन के दौरान इकट्ठा किया गया था, जबकि चांद से इकट्ठे किए गए इन सैंपल्स पर अब तक जो भी रिसर्च की गई है वो चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस में हुई है। जो रिसर्च आज की वीडियो में आपके सामने रखी जाएगी, इसके को ऑथर एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट सेन हु हैं, जिनका ताल्लुक चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस से है। इस मिशन से पहले गुज़िश्ता 10 सालों में चांद पर बहुत से मिशन भेजे गए। इनमें से ज्यादातर मिशन का मकसद चांद से मिट्टी और पत्थरों के सैंपल जमीन पर लाना था, ताकि चांद के बारे में जितनी मालूमात इकट्ठा कर पाना मुमकिन हो की जा सके। इसकी एक वजह यह भी है कि हम इंसान एक लंबे वक्त से चांद पर नजरें जमाए बैठे हैं। चांद पर नजरें जमाने के मकासद भी बिल्कुल वाज़ेह हैं। सबसे पहला मकसद ये है कि इंसान चांद पर कॉलोनियां बनाना चाहता है, जबकि दूसरा मकसद चांद पर मौजूद वसाइल का हसूल है। वो सभी मिशन जो CE6 से पहले गुज़िश्ता 10 सालों में चांद पर भेजे गए, इनकी तरफ से इकट्ठे किए गए सैंपल्स का मुशाहिदा करने पर साइंसदानों को मालूम हुआ कि सैंपल्स के 1 ग्राम में 1 से 200 माइक्रोग्राम पानी की मिकदार मौजूद थी। लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि ये सभी सैंपल चांद की इस साइड से इकट्ठे किए गए जिसे जमीन से देखा जा सकता है, जबकि गुज़िश्ता 10 सालों में ऐसा कोई भी मिशन नहीं था जो चांद की फार साइड पर भेजा गया हो और वो कामयाबी से चांद की मिट्टी और पत्थरों के नमूने जमीन तक लाने में कामयाब रहा हो। अब चांद की फार साइड से लाए गए सैंपल्स का मुतालिया करने पर साइंसदानों को ये बात मालूम हुई कि चांद की नियर साइड और फार साइड के हेमिस्फीयर में बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि चांद की फार साइड इसकी नियर साइड के मुकाबले में ज्यादा खुश्क और बंजर है। याद रहे कि गुज़िश्ता साल यानी 2024 में चाइना चांद की फार साइड से मिट्टी और पत्थरों के सैंपल्स इकट्ठे करने वाला पहला मुल्क बना था। अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तख्ती ऑनलाइन की 2 इन वीडियोस का लिंक डाला गया है जो इस मिशन पर बनाई गई हैं। इस मिशन के दौरान पत्थरों और मिट्टी के तकरीबन 2 किलोग्राम के सैंपल जमीन पर लाए गए थे। हाल ही में होने वाली रिसर्च के दौरान साइंसदानों ने इन सैंपल्स में से तकरीबन 5 ग्राम सैंपल्स का मुतालिया किया है, ताकि इसमें पानी की मिकदार मालूम की जा सके। 5 ग्राम के इन सैंपल्स में आतिश फिशानी कंकर और चांद की मिट्टी शामिल थी। इन 5 ग्राम के सैंपल्स में से भी 578 छोटे छोटे पार्टिकल्स का इंतखाब किया गया, ताकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से इनका मुतालिया किया जा सके। CE6 में लाए गए सैंपल्स का तज्जिया छोटे मिनरल्स की तलाश पर मुश्तमिल था। इन मिनरल्स में सबसे ज्यादा काबिल जिक्र एपेटाइट नामी एक मिनरल है, जो हाइड्रोजन को अपने अंदर महफूज रख सकता है। इसके अलावा इन सैंपल्स में पुराने पिघले हुए पत्थरों के छोटे बुलबुलों को भी तलाश किया जा सकता है, जिन्हें मेल्ट इंक्लूजन्स कहा जाता है। ये छोटे छोटे इंक्लूजन्स जो अक्सर ओलिवाइन या इल्मेनाइट जैसे मिनरल्स के अंदर पाए जाते हैं, हमें उस असल पिघले हुए मैग्मा के बारे में बताते हैं जो चांद के अंदर गहराई में बना और फिर सतह तक आया। इसलिए एपेटाइट और मेल्ट इंक्लूजन्स चांद के अंदरूनी हिस्से को समझने के लिए बहुत कारआमद होते हैं। इन सैंपल्स का मुतालिया करने पर जो नताइज मिले वो खासे हैरानकुन थे, क्योंकि चांद की फार साइड से इकट्ठे किए गए इन सैंपल्स के 1 ग्राम में 15 से 168 यानी 168 माइक्रोग्राम पानी का जखीरा मौजूद था, जबकि इससे पहले भी बताया जा चुका है कि चांद की नियर साइड से जो सैंपल्स इकट्ठे किए गए थे, इनके 1 ग्राम में पानी की जो मिकदार पाई थी वो 1 से 200 माइक्रोग्राम के दरमियान थी। ये बात यहीं तक नहीं रुकी, क्योंकि एहतियात से ये मॉडलिंग करने के बाद के पानी वाले मिनरल्स वक्त के साथ किस तरह क्रिस्टल्स में तब्दील होते हैं और अपना हाइड्रोजन कैसे खारिज करते हैं, माहिरीन इस नतीजे पर पहुंचे कि इन चट्टानों के लिए जो मेंटल सोर्स है, इसमें फी ग्राम सिर्फ 1 से 1.5 माइक्रोग्राम पानी मौजूद हो सकता है, जो चांद के किसी भी हिस्से के लिए लगाए गए अब तक के सबसे कम अंदाजों में से एक है। यहाँ पर आपका ये सवाल होगा कि आखिर ये रिसर्च इतनी अहम क्यों है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। अगर हमें चांद के अंदर पानी की तकसीम का अमल अच्छे से हो जाए तो हमारे लिए ये जानना आसान हो जाएगा कि चांद किस तरह से बना, क्योंकि चांद के बनने के मुतालिक आज भी बहुत सी थ्योरीज मौजूद हैं। कुछ साइंसदानों के मुताबिक चांद एक बहुत बड़े टकराव का नतीजा है, जबकि कुछ के मुताबिक इसके बनने का अमल वाज़ेह नहीं। ऐसे में अगर हमें चांद के अंदर पानी की तकसीम का पता चल जाए तो हमारे लिए न सिर्फ ये समझना आसान हो जाएगा कि चांद किस तरह से बना, बल्कि हम ये भी समझने के काबिल हो जाएंगे कि चांद की मेंटल में ठंडा होने के साथ साथ
एवोल्यूशन का अमल किस तरह वाक़ई हुआ। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर चांद की नियर साइड में प्रोसेलरम क्रीप टेरेन की बात करें तो चांद के इस हिस्से में एक एलिमेंट वाफिर मिकदार में मौजूद है जिसे थोरियम कहा जाता है। इस एलिमेंट की मौजूदगी भी ये जाहिर करती है कि चांद की ये साइड पानी की ज्यादा मिकदार रखती है। जबकि अगर चांद की फार साइड की बात की जाए तो इससे इकट्ठे किए गए सैंपल्स में ये एलिमेंट बहुत कम मिकदार में मौजूद है, जिसकी वजह से साइंसदान ये अंदाजा लगाने में कामयाब हुए कि चांद की इस साइड पर पानी की कम मिकदार मौजूद है। साइंसदानों के मुताबिक हो सकता है कि इस टकराव ने साउथ पोल एटकिन बेसन के बनने की वजह बना। साइंसदानों के मुताबिक हो सकता है कि इस टकराव ने पानी को महफूज करने वाले मिनरल्स को किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया हो, जिसकी वजह से चांद की फार साइड इसकी दूसरी साइड के मुकाबले में पानी की कदरें कम मिकदार रखती हो। अगर मजीद सैंपल्स भी इन नताइज की तस्दीक कर दें तब भी ये मौजूदा मिशंस की मंसूबाबंदी को रोक देने के लिए काफी नहीं होगा। मुस्तकबिल में एस्ट्रोनॉट्स शायद चांद के उस हिस्से का ही रुख करेंगे जो जमीन की तरफ है, खास तौर पर साउथ पोल, जहाँ पर ऐसे गड्ढे मौजूद हैं जो हमेशा सायादार रहते हैं और वहाँ बर्फ की काफी मिकदार के होने के इम्कान भी हैं। नासा अगले साल अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत 4 एस्ट्रोनॉट्स को चांद के गिर्द भेजने का इरादा रखता है, जिसके बाद 2027 से पहले चांद पर उतरने का कोई इम्कान नहीं है। चीन ने भी 2030 तक अपने खलाई मिशन के जरिए इंसानों को चांद पर उतारने के मंसूबे का ऐलान किया है। दोनों खलाई एजेंसियों के पास बर्फ के ज़खायर को दरियाफ्त करने और मुमकिना तौर पर इन्हें जिंदगी गुजारने के सामान और रॉकेट ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने की बड़ी वजह मौजूद है। इसीलिए चांद की वो साइड जहां पानी कम है, यानी फार साइड, फिलहाल इंसानी कॉलोनियां बसाने के लिए कम अहम है। चांद की फार साइड की खुश्की का नया अंदाजा ये जाहिर करता है कि चांद के अंदरूनी हिस्से और इसकी दोनों साइडों के फर्क के बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। मजीद सैंपल्स का हासिल होना इंतहाई जरूरी है, इससे पहले कि साइंसदान ये यकीन से कह सकें कि चांद की फार साइड वाकई इतनी खुश्क है जितना कि इनके इब्तदाई सैंपल से जाहिर होता है। मुस्तकबिल के मिशन जैसे कि नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम और चीन के आइंदा मंसूबे मजीद मुख्तलिफ अक़साम के सैंपल इकट्ठे करने का इरादा रखते हैं। हमें इससे ये जानने में मदद मिल सकती है कि क्या चांद का खुश्क होना सभी जगहों पर एक जैसा ही है या सिर्फ किसी एक खास इलाके तक महदूद है। मगर याद रहे कि फार साइड का ज्यादा खुश्क होना इस अनदेखे इलाके को एक्सप्लोर करने की साइंसी अहमियत को कम नहीं करता। चांद पर मौजूद पानी की तकसीम को समझने की कोशिश चांद की पैदाइश और एवोल्यूशन के मॉडल्स को मुसलसल बदल रही है। ये कोशिशें रिसर्चर्स को मुस्तकबिल के मिशंस की मंसूबाबंदी करने, लैंडिंग की जगहों का इंतखाब करने और जमीन के वाहिद कुदरती सैटेलाइट पर मुस्तकिल कॉलोनियों के क़याम के लिए बेहतरीन मुकामात तलाश करने में मदद देती हैं। इस रिसर्च को मुकम्मल करने वाली टीम का कहना है कि इन्हें चांद के माजी के बारे में जानने के लिए अभी और ज्यादा डाटा जमा करने और सैंपल्स इकट्ठे करने की जरूरत है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।